हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे पाठ सहगामी पाठ्यक्रम के रूप में आपके विषय में शामिल किया गया है। जो भी स्टूडेंट स्नातक कला में हैं, विज्ञान से हों, वाणिज्य से हों, गृह विज्ञान से हों, बीबीए या बीसीए कर रहे हों, तो उनके पाठ्यक्रम में एक सहगामी पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के लिए है। आप जानते हैं कि इससे पहले जब 3 साल का पाठ्यक्रम चलता था, अर्थात सेमेस्टर वाइज नहीं चलता था, उस समय पाठ्य सहगामी पाठ्यक्रम के रूप में हम लोग केवल पर्यावरण पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? पर्यावरण, इन्वायरमेंट। 3 साल में केवल इसी को पास कर लेते थे। बस इसे पास करना ज़रूरी है, भले हमारे मार्कशीट के अंकों में ना जुड़ता हो, लेकिन अगर जब तक हम इसको पास नहीं करते हैं तब तक हमें स्नातक में पास नहीं माना जाता था। लेकिन जब से सेमेस्टर पद्धति हुआ है, 3 साल के पाठ्यक्रम को 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, तो प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एक अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम रखा गया है। ये पहले सेमेस्टर के लिए जो अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है, उसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। जो ये नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, NEP 2020 लागू हुई है, क्योंकि ये शिक्षा नीति कोरोना काल के समय में लागू हुई है। तो उस समय ये सुझाव दिया गया कि हमें पर्यावरण के साथ साथ अपने भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता के विषय में भी जानना चाहिए, तभी हम लोग अच्छे से रह सकते हैं, अच्छी जीवन शैली जी सकते हैं। क्योंकि ये जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, इसका अर्थ होता है पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। तो इसके विषय में हमें जानना है। ये पेपर है जो कि अभी 12 जनवरी को हुआ था। तो जो स्टूडेंट इस पेपर को दे चुके हैं, वो अपना मिलान कर लेंगे कि कितने प्रश्न हमारे सही हैं। और जो नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का टाइम टेबल अलग अलग समय में लागू होता है, तो किसी का पेपर हो चुका है, कहीं नहीं हुआ है, तो जो स्टूडेंट इस पेपर को देने वाले हैं, अगर इसको पूरा कंसंट्रेट होकर देख लेते हैं तो कम से कम 60 से 70% तो स्कोर कर ही लेंगे। और इसे पूरा कंसंट्रेट होकर देखना जरूरी है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि स्नातक में जो पिछले बार प्रश्न पूछे गए होते हैं, उसी को रिपीट किया जाता है बार बार। तो चलिए, इसमें हम पूरे प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें जो भी उससे रिलेटेड उत्तर हो सकते हैं, उसको भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कि अर्थात उससे हटकर भी प्रश्न आ जाता है तो उसे भी आप अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए, ये पेपर 2 घंटे का होता है और अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का होता है। पूरा पेपर ऑप्शनल रहता है, अर्थात आपको OMR सीट मिलेगी, उसी में केवल आपको गोले को पूरा काला करना होता है। क्योंकि ये पेपर OMR पे आपको देना होगा, OMR पे आपको उत्तर देना होगा। तो अगर आपको OMR भरना नहीं आता है, तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें OMR को भरने का पूरा तरीका हमने बताया है, उसको सर्च करके आप देख सकते हैं। तो चलिए, हम एक एक प्रश्न के उत्तर को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आप लोग इसे सुनना और देखना। देखिए, ये पेपर का महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है। अब चलिए, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक केवल प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिए गए OMR उत्तर पत्रक पर निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे। जो स्थान दिया गया है आपको रोल नंबर लिखने के लिए, आप वहीं लिखेंगे, बाकी कहीं नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि प्रश्न पुस्तिका मिलते ही हमें जांच कर लेना चाहिए कि पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं कि नहीं। आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी लिखा होता है कि पूरा गिन ले, कहीं कोई कटा फटा तो नहीं है, नहीं तो हम जब प्रश्न ही नहीं रहेगा तो उत्तर कैसे देंगे। तीसरा यह है कि किसी भी परिस्थिति में 10 मिनट बाद अभ्यर्थी को दूसरी पुस्तिका नहीं मिलेगी, अर्थात जहाँ पर अपना रोल नंबर, नाम लिखना है, OMR पर बहुत सावधानी से भरना चाहिए। अगर गलती हो गई तो ऐसा नहीं कि आपको दोबारा OMR पत्र मिल जाएगा, इसीलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए उसको भरने में। चौथा ये है कि अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका में दिए गए सभी 100 प्रश्न के उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर आपको मिलेगा। जो भी उसमें उत्तर सही है, ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें जो उत्तर आपको सही लगता है जिस ऑप्शन वाला, उसी ऑप्शन के गोले को ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से उसे काला कर देना है। पहला प्रश्न है हमारा
कि घरेलू मसाले जिनका उपयोग इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जा सकता है और कौन है? हल्दी, काली मिर्च, अजवाइन, उपर्युक्त सभी। तो अभी कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा था कि इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत प्रयास किया जा रहा था कि हम लोग घर पे रहते थे, हल्दी दूध का सेवन करते थे। किस लिए? कि क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, अर्थात काफ़ी हमारी हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को बरकरार करने में काफ़ी मदद करता है। लेकिन हल्दी को अगर गर्म दूध के साथ सेवन किया जाए तो ये बेहद लाभदायक माना जाता है। काली मिर्च, काली मिर्च भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, मेटाबॉलिज्म को सुधारने का भी ये काम करता है। तीसरा, अजवाइन, अजवाइन भी पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में हल्दी, काली मिर्च, अजवाइन, ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ही हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर में प्रोटीन की भूमिका है, हमारे शरीर में प्रोटीन की भूमिका है। इंग्लिश में कहते हैं कि द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी इज। पहला, कोशिका एवं ऊतक का निर्माण, दूसरा एंजाइम का निर्माण, तीसरा मांसपेशियों का निर्माण, चौथा उपर्युक्त सभी। हम जानते हैं कि शरीर में प्रोटीन की जो भूमिका होती है ये मांसपेशियों का निर्माण करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है एवं इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। एंजाइम का भी निर्माण करता है, कोशिका एवं ऊतक का भी निर्माण करता है। अर्थात हम ये जानते हैं कि अगर शरीर की वृद्धि करना है, शरीर को मजबूत करना है, अच्छी बॉडी शेप देना है, तो हमें अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा को जरूर शामिल करना चाहिए। और हम बता दें कि एक वयस्क व्यक्ति को हर दिन 50 ग्राम एवं महिला को कम से कम 46 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। वयस्क व्यक्ति को कितना लेना चाहिए? 50 ग्राम, और महिला को 46 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन जरूर लेना चाहिए। अब वजन के अनुसार हम बता दें कि जितना हमारा वजन है उसके लगभग 1.5 गुना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 40 किलो के हैं तो कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन तो हमें लेना ही है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है, प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है जिसको कहते हैं मेरेस्मस। क्या कहते हैं? मेरेस्मस। ये रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से, तो ये भी पूछा जा सकता है। और प्रोटीन की कमी से कुपोषण या वजन में कमी भी हो सकती है, कुपोषण या वजन में कमी भी हो सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रोटीन की भूमिका होती है हमारे शरीर में, ये कोशिका एवं ऊतक का भी निर्माण करता है, एंजाइम का भी निर्माण करता है, मांसपेशियों का भी निर्माण करता है, शरीर के वृद्धि में बहुत हेल्पफुल है। इसलिए सभी ऑप्शन सही हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी। हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं खांसी और जुकाम की पारंपरिक दवा। तुलसी के पत्तों की चाय, नींबू की चाय, अदरक की चाय, उपर्युक्त सभी। तो हम जानते हैं कि जो तुलसी के पत्तों की चाय है अक्सर हम लोग घरों में पीते भी हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, जीवन को लंबा करता है, एंटीवायरल भी होता है, खांसी, सर्दी, जुकाम में बहुत फायदेमंद होता है तुलसी के पत्तों की चाय। नींबू की चाय, नींबू की चाय जो काली चाय बनाते हैं ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। अदरक की चाय, ये भी खांसी जुकाम में हम अक्सर यूज ही करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खांसी और जुकाम की पारंपरिक दवा जो घरेलू दवा है उसमें तीनों बहुत ही हेल्पफुल हैं। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न है हमारा, लाइकोपीन रंजक पाया जाता है, लाइकोपीन रंजक पाया जाता है। इंग्लिश में कहेंगे लाइकोपीन इज ए पिगमेंट प्रेजेंट इन। अंडे की जर्दी में, पालक में, हरी सब्जियों में या टमाटर में। तो हम बता दें कि लाइकोपीन रंजक ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आमतौर पर टमाटर में पाया जाता है, लेकिन कई सामान्य फलों, सब्जियों में भी मिलता है। यह कैंसर जैसी घातक बीमारियों को रोकता है। लाइकोपीन रंजक क्या करता है? कैंसर जैसी जो घातक बीमारियां होती हैं उसको रोकता है, इसलिए इसकी कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। इसका कलर लाल होता है और ये कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। तो हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, टमाटर में। पांचवा प्रश्न है, जिंक किसकी मजबूती के लिए जरूरी है? जो मिनरल होता है, खनिज होता है जिंक, ये किसकी मजबूती के लिए जरूरी है? इंग्लिश में कहेंगे जिंक इज नेसेसरी फॉर स्ट्रांग। किसकी मजबूती के लिए जरूरी है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली, मांसपेशियां, हड्डियां या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो हम आपको बता दें कि जिंक, आयरन, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, जिंक, ये सभी क्या हैं? मिनरल हैं, और ये सभी हमारे लिए उपयोगी हैं। तो जो जिंक होता है, जैसे शुगर कंट्रोल, स्किन, बालों से समस्या, इनको दूर करने के लिए जिंक हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। जिंक कहाँ से मिलता है, इसके स्रोत क्या हैं? तो हम आपको बता दें कि जिंक मिलता है जैसे मशरूम, मशरूम की सब्ज़ी आप जानते होंगे, मूंगफली, मूंगफली सभी ने खाया होगा, लहसुन, इन सब में जिंक हमें बहुतायत से मिलता है। तो जिंक जो खनिज होता है विशेष रूप से ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, अर्थात हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिरक्षा प्रणाली। इसके बाद छठवां प्रश्न है, मिलेट्स, बाजरा समृद्ध होते हैं। बाजरे के विषय में सभी लोग जानते होंगे, बाजरे को अंग्रेजी में मिलेट्स कहते हैं। तो इसमें क्या चीज़ पाया जाता है बहुतायत रूप से? तो हम जानते हैं कि जो बाजरा होता है उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर और आयरन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, ये सारी चीज़ें मिलेट्स, बाजरा में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन आपका दिया गया है, सोडियम, विटामिन सी, रेशे में, जल में, तो हम आपको बता दें कि केवल हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, सोडियम। तो बाजरे में क्या पाया जाता है? सोडियम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का स्रोत है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम? इसमें किसमें कैल्शियम अच्छे से मिलता है? कैल्शियम का स्रोत कौन सा है? तो मैं आपको बता दें, कैल्शियम जो पाया जाता है ये दूध और दही में पाया जाता है। दूध और दही से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? दूध और दही में, अर्थात हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हम जानते हैं कि कैल्शियम हमारे दांतों एवं हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड जो बुखार है ये किसके कारण होता है? टाइफाइड को हम लोग आंती ज्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत ज्वर, क्योंकि टाइफाइड से ज़्यादातर प्रभावित होता है आंत, छोटी आंत। ये जो टाइफाइड फैलता है ये दूषित भोजन, किससे फैलता है? दूषित भोजन एवं गंदे पानी के माध्यम से, या अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है टाइफाइड से तो उसका मल वायु में मिल करके या पानी में मिल करके या किसी भी खाद्य पदार्थ में मिला होता है, अगर हम उसे सेवन कर लेते हैं तो हमें भी टाइफाइड हो जाता है। इसका लक्षण क्या है कि सीने पर गुलाबी चकत्ते पड़ जाते हैं, सीने पर गुलाबी चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके कारण होता है, एक जीवाणु होता है सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी, ये जीवाणु होता है जो कि टाइफाइड का कारण बनता है। और एक जीवाणु और होता है बैसिलस टाइफोसस, अर्थात ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, जो बैसिलस टाइफोसस है ये टाइफाइड का कारण होता है। एक और जीवाणु होता है सल्मोनेला टाइफी, वो ऑप्शन में नहीं है, तो बैसिलस टाइफोसस सही होगा। तो टाइफाइड किसके कारण होता है? बैसिलस टाइफोसस के कारण। इसे याद रखेंगे, हो सकता है अगली बार ऑप्शन में दे दिया जाए कि सल्मोनेला टाइफी, तो वो भी इसका कारण होता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन, स्टार्च। हम जानते हैं कि सभी हार्मोन है रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन, स्टार्च, लेकिन जो लार में पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टाइलिन। 10वां प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन हेतु आवश्यक एंजाइम कहलाता है। द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज नोन एज। प्रोटीन के पाचन हेतु आवश्यक एंजाइम कौन होता है, इसको देखते हैं। लाइसिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इंसुलिन। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन के पाचन हेतु जो एंजाइम होते हैं वो होता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ये दोनों एंजाइम आमाशय में पाए जाते हैं। एक आमाशय में रेनिन भी पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम आवश्यक होता है। और ये जो रेनिन है ये भी आमाशय में एंजाइम पाया जाता है। इंसुलिन को हमने बता ही दिया कि शुगर कंट्रोल के लिए होता है, लेकिन प्रोटीन के पाचन हेतु ट्रिप्सिन आवश्यक होता है। तो अर्थात हमारा इसमें
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 को जाना जाता है। विटामिन B12 इज नोन एज। तो हम आपको बता दें कि विटामिन B12 को हम लोग कहते हैं साइनोकोबालामिन। क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन। इसका नाम इसलिए साइनोकोबालामिन पड़ा क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, CO। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। ये जो विटामिन B12 है, ये विशेष रूप से आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो विटामिन B12 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइनोकोबालामिन। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है? Which among the following is not a source of energy in human body? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो हम जानते हैं कि मानव शरीर में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो माना जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। किसको माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी हमें प्रदान कर देता है। ये आलू में, गेहूं में और कुछ अनाजों में भी पाया जाता है, शकरकंद में भी पाया जाता है। ऊर्जा का प्रथम स्रोत कार्बोहाइड्रेट को माना गया है। इसके बाद प्रोटीन होता है। प्रोटीन भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। इसके बाद वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो हम जानते हैं कि मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? विटामिन। बाकी तीनों से हमें ऊर्जा मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। पहले ऊर्जा हमें यही देता है। इसके बाद जब इससे काम नहीं चलता है तो प्रोटीन देता है। प्रोटीन से भी काम नहीं चलता फिर वसा टूटना स्टार्ट करता है, ये हमें ऊर्जा देता है। लेकिन विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता है। तो मानव शरीर में जो ऊर्जा का स्रोत नहीं हो कौन सा है? विटामिन। अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य फास्टिंग रक्त ग्लूकोज का स्तर होता है। इन आ हेल्दी पर्सन नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज। फर्स्ट है 120 से 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, 110 से 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, 100 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, 80 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। तो हम बता दें कि वयस्कों के लिए जब वो व्रत रहते, फास्टिंग रक्त का मतलब उपवास का समय, उपवास मतलब व्रत का समय, जैसे आप 8 घंटे 10 घंटे खाना नहीं खाते हैं, या मान लीजिए कि रात को सोकर जब सुबह उठते हैं तो 8 घंटे तो आप सोते ही हैं, उस समय सुबह आप कुछ न खाए हों, उस समय आप शुगर लेवल चेक कीजिए। एक स्वस्थ व्यक्ति की बात बता रहे हैं कि अगर रात को सो करके जब सुबह उठकर आप अपना शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो होता है 90 से 110, 90 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। डेसीलीटर मतलब 1 लीटर का 10वां भाग, अर्थात 100 ग्राम मान लीजिए। 1 लीटर का 10वां भाग मतलब 100 ml मान लीजिए। उस 100 ml में लगभग 90 से 110 मिलीग्राम। मिलीग्राम क्या होता है? 1 ग्राम का 1000वां भाग होता है मिलीग्राम। तो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका जो शुगर लेवल होता है, ग्लूकोज का स्तर होता है, और 90 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का शुगर लेवल 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम ही होना चाहिए। सुबह बता रहे हैं, दिन में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, और यदि किसी व्यक्ति को शुगर हो जाता है तो इसे रोकने का कोई तरीका नहीं बल्कि परहेज से रोका जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में भी इसका अभी तक कोई इलाज बन नहीं पाया है। तो अगर जब हम शुगर अपना नापते हैं तो ये याद रखिए कि स्वस्थ व्यक्ति का शुगर कितना होना चाहिए? 90 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन में जैसे इसमें सी ऑप्शन दिया गया है 100 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, तो हम इसे सही मान सकते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य फास्टिंग रक्त ग्लूकोज का स्तर कितना होना चाहिए? 100 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, अर्थात हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ वयस्क मानव के लिए प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो हम आपको बता दें कि स्वस्थ मानव है
तो उसको प्रोटीन की जो आवश्यकता होती उसके वजन का लगभग 1.5 गुना ग्राम होता है। अगर मान लीजिए 50 किलो का आदमी है तो उसे कम से कम 60 से 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें पूछा गया कि प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के लिए प्रोटीन कितना होना चाहिए। तो 1 किलोग्राम पे 1 ग्राम या बहुत ज़्यादा 1.5 ग्राम, 1 ग्राम या बहुत ज़्यादा 1.5 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें 1.5 ग्राम का ऑप्शन नहीं है तो 1 ग्राम। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 ग्राम। अर्थात हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, 1 ग्राम। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, ORS किस दशा से पीड़ित बच्चों को दिया जाता है? ORS इज गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम अतिसार, रिकेट्स, बेरी स्कर्वी। अतिसार को हम लोग डायरिया कहते हैं, बाकी रिकेट्स, बेरी स्कर्वी तो वही नाम है। तो ORS जो दिया जाता है, ORS का जो फुल फॉर्म होता है ORS, इसे कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ये डिहाइड्रेशन की स्थिति में दिया जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी। जब पानी की कमी हो जाती है तो हम लोग ORS देते हैं। ये अतिसार से संबंधित है। अतिसार मतलब डायरिया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि खूब दस्त आता है, उल्टी आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमें ORS का घोल दिया जाता है। तो किस दशा में पीड़ित बच्चों को दिया जाता है? अतिसार, जिसे हम लोग डायरिया भी कहते हैं। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, अतिसार। इसके बाद 16वां प्रश्न है, सामुदायिक पोषण के मूल घटकों में शामिल है। सामुदायिक पोषण के मूल घटकों में शामिल है सामुदायिक निदान, कार्य योजना विकसित करना, कार्य का मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। तो हम जानते हैं कि जो सामुदायिक पोषण होता है, कम्युनिटी न्यूट्रिएंट्स होता है, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा पोषित जनसंख्या की पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए होता है। तो जब जनसंख्या की पोषण की स्थिति को हम लोग सुधारेंगे तो इसमें सामुदायिक निदान भी आता है, कार्य योजना विकसित करना भी आता है और कार्य का मूल्यांकन करना भी आता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि शरीर में निर्माण संबंधी कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग वर्क। तो हम जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग वर्क के लिए विशेष रूप से प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अगला ऑप्शन दिया वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो शरीर में निर्माण संबंधी कार्य के लिए आवश्यक होता है तो क्या होता है? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे शरीर का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस प्रस्ताव करती है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जिसे संक्षेप में कहते हैं RDA, ये हिंदी में इसे कहा जाता है अनुशंसित आहार भत्ते। क्या कहा जाता है? अनुशंसित आहार भत्ते। एक RDI भी चला है। RDI का फुल फॉर्म होता है रेफरेंस डेली इनटेक, संदर्भ दैनिक सेवन। अर्थात एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी व्यक्तियों को किस प्रकार भोजन दें कि उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। शरीर के लिए जो भी पोषक तत्व आवश्यक हैं सब उनको मिल जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि व्यक्ति की आहार संबंधी आवश्यकताओं का एक सटीक मार्गदर्शन देता है RDA। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि आहार उपयुक्तता संबंधी प्राथमिक मार्गदर्शन, व्यक्ति की आहार संबंधी आवश्यकताओं का सटीक मार्गदर्शन, बच्चे हेतु कोई मार्गदर्शन नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो RDA होता है ये व्यक्ति की आहार संबंधी आवश्यकताओं का एक सटीक मार्गदर्शन देता है। अर्थात हमारा इसमें B ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र, बैसिलस टेरियस मलेरिया की दवा, RBC का जीवन काल 120 दिन। इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है। पहले ऑप्शन को हम देखते हैं कि मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण। तो हम जानते हैं कि मिशन इंद्रधनुष जो अभियान चलाया गया है ये बच्चों के टीकाकरण के लिए है। इसे 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि 2020 तक सभी बच्चों का टीकाकरण हो जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है, इसमें मिल रहा है। दूसरा C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये भी सही है। तीसरा बैसिलस टेरियस
ये मलेरिया का एक जीवाणु है जिसके कारण मलेरिया फैलता है। ये सही नहीं है, क्योंकि बैसिलस टेरियस से मलेरिया नहीं फैलता है, इसके लिए एक दूसरा जीवाणु होता है। और चौथा दिया कि आरबीसी का जीवन काल, अर्थात जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उसका जीवन काल 120 दिन होता है, तो ये सही है। अर्थात इसमें 3 ऑप्शन ए, बी और डी सही है। डी, ये जो सी ऑप्शन है, सी सही नहीं है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ये जो सी ऑप्शन है बैसिलस टेरियस, जो मलेरिया की दवा बता रहे हैं, ये सही नहीं है। अगला है फ्लोरीन किसके लिए आवश्यक है। फ्लोरीन किसके लिए आवश्यक है। फ्लोरीन इज नेसेसरी फॉर स्वस्थ दांत, स्वस्थ हड्डियाँ, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन होता है ये स्वस्थ दांत और स्वस्थ हड्डियाँ दोनों के लिए जरूरी होता है, अर्थात हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद 21 प्रश्न है, दूध पिलाने वाली माता को कितनी अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ए लैक्टेटिंग मदर नीड्स एडिशनल कार्बोहाइड्रेट। कितनी अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं कि दूध पिलाने वाली माता को 200 ग्राम प्रतिदिन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, ताकि बच्चा एनर्जेटिक रहे, स्वस्थ रहे। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 200 ग्राम प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके लिए होता है। मिड डे मील प्रोग्राम इज इंटेंडेड फॉर प्राथमिक कक्षा के छात्र, कॉलेज के छात्र, केवल अधिकारियों, उपर्युक्त सभी। तो हम जानते हैं कि जो एमडीएम वाला कार्य शुरू हुआ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है, जो छोटी आयु के बच्चे को पोषक भोजन देने के लिए चलाया गया है। ये 1995 से चालू किया गया है, जो अब तक चल रहा है, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल करके पीएम पोषण मिशन या पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। तो ये जो पीएम पोषण योजना चलाया गया है ये प्राथमिक कक्षा के छात्रों को ध्यान में रखते हुए चलाया गया है, क्योंकि ये बच्चे सुबह भोजन करके स्कूल नहीं आते हैं, तो इनके पोषण को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम चलाया गया है, ताकि इनको अच्छा भोजन मिल सके और इनका स्वास्थ्य सही हो सके। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक कक्षा के छात्र। अगला प्रश्न है कि एक पूर्व विद्यालयी बालक की प्रोटीन की आवश्यकता है। एक पूर्व विद्यालयी बालक की प्रोटीन की आवश्यकता है 40 से 60 ग्राम, 20 से 30 ग्राम, 30 से 40 ग्राम, 80 से 90 ग्राम। तो हम जानते हैं कि जो प्री स्कूल चाइल्ड होता है वो लगभग 3 साल का होगा, 2 से 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं। और हम जानते हैं कि 2 से 3 साल का बालक का वजन लगभग हम मान सकते हैं कि अगर बहुत तंदुरुस्त होगा तो 20 किलो का होगा। और वजन के हिसाब से जितना वजन होता है उसका 1.5 गुना ग्राम प्रोटीन हम लोग देते हैं। तो अगर 20 किलो का बच्चा है तब भी 20 से 30 ग्राम प्रोटीन उसे प्रतिदिन मिलना चाहिए। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन। तो एक प्री स्कूल का जो चाइल्ड होता है उसको कम से कम 20 से 30 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन मिलना चाहिए, अर्थात हमारा इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 20 से 30 ग्राम। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी, सी, डी, बी12। तो हम जानते हैं कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है 4 विटामिन है, ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन 2 विटामिन है, बी, सी। ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है, लेकिन इसमें ऑप्शन में केवल डी हमें दिखाई दे रहा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन हो जाएगा, डी, अर्थात हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे वे होते हैं जिनका शारीरिक वजन से कम होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें जानना जरूरी भी है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय उनका कम वजन हम कब मानें, कितने किलो से कम हो तो हम मानेंगे कि उनका वजन कम है। 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो। तो हम जानते हैं कि जन्म के समय अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है, कितने से, 2.5 किलो से कम है, तो ये माना जाता है कि उसका वजन कम है। तो इसलिए 2.5 किलो से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.5 किलोग्राम। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर बुखार रहता है तो इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, नहीं तो स्वस्थ मनुष्य है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस।
इसी को अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलें तो उसका मान आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका एक सूत्र होता है सी को फ़ारेनहाइट में बदलने का, वो होता है 1.8 सी प्लस 32। हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसी को अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलें तो ये आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अर्थात हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना टेम्परेचर होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का। इसके बाद अगला प्रश्न है 27। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर डिसीज इज कास्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयरन, विटामिन ए, बोरान। तो हम जानते हैं कि जो घेंघा रोग होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन, अर्थात हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें थायराइड ग्रंथ में सूजन आ जाती है, और इससे अगर बचना है तो हमें सोयाबीन नहीं खाना चाहिए। जिस आदमी को घेंघा रोग हो जाता है उसे सोयाबीन नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? सोयाबीन। और इससे निदान के लिए मुलैठी को बहुत फ़ायदेमंद माना गया। घेंघा रोग से बचने के लिए मुलैठी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है, आयोडीन। इसके बाद अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? क्षय रोग, फेफड़े, पीलिया, लीवर, रतौंधी, विटामिन सी, डायरिया, ई कोलाई। तो पहला ऑप्शन कहता है क्षय रोग, फेफड़े। तो हम जानते हैं कि जो क्षय रोग होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं, ये ज़्यादातर किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। दूसरा पीलिया, हम जानते हैं कि पीलिया जो प्रभावित करता है ये लीवर को करता है, यकृत को करता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन इसमें लिखा है विटामिन सी। तो हमें लगता है यही जोड़ा सुमेलित नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि जो डायरिया है वो ई कोलाई जीवाणु से फैलता है, तो ये भी सुमेलित है। तो इसमें पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि क्षय रोग फेफड़े को प्रभावित करता ही है, पीलिया लीवर को प्रभावित करता ही है, और डायरिया भी ई कोलाई जीवाणु से फैलता है। तो इसमें सी ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न रक्तचाप की स्थिति को कहा जाता है? द कंडीशन ऑफ लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसे कहते हैं हाइपोटेंशन, और जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। ये हार्ट फेलर तो अलग चीज़ है। तो जो लो ब्लड प्रेशर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, अर्थात हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइपोटेंशन। अगला प्रश्न है वह घटक जो कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है। वह घटक जो कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं। तो हम जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। 6 कार्बन के अणु होते हैं, 5 OH के समूह होते हैं, और एक एल्डिहाइड CHO का समूह उसमें होता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम तत्व की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विशेष रूप से होता है। कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, केवल नाइट्रोजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नाइट्रोजन। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी लेट्स टू एनीमिया, पेलाग्रा, स्कर्वी, एलोपिसिया। तो हम जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। क्या नाम है? स्कर्वी, अर्थात हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कर्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। जीवन के पहले 1000 दिनों पर किन कारकों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? जीवन का जो शुरुआती 1000 दिन होता है उसमें किन कारकों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? जैसे पोषण में सुधार, बजट में सुधार, जनसंख्या नियंत्रण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो शुरुआती 1000 दिन है, अर्थात जब बालक लगभग 3 साल का होता है। कितने साल का? 3 साल का। उस समय पोषण में सुधार ज़्यादा मायने रखता है। पोषण में सुधार ज़्यादा मायने रखता है। बजट में सुधार से क्या मतलब? 3 साल में बजट तो बाद में भी सुधार कर लेंगे, लेकिन पहले हमें उसके स्वास्थ्य और पोषण पे ध्यान देना है। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पोषण में सुधार।
अगला प्रश्न है, विटामिन और खनिजों से भरपूर खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जो खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाले भोजन, सुरक्षात्मक भोजन, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन, या उपर्युक्त सभी। तो हम जानते हैं कि अगर विटामिन और खनिजों से भरपूर कोई खाद्य पदार्थ है तो ऊर्जा भी हमें देगा, सुरक्षा भी देगा, शरीर का निर्माण भी करेगा, अर्थात इसमें उपर्युक्त सभी सही होंगे। हमारा चौथा ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो हम जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर उसका वर्गीकरण करें तो उसमें मोनोसेकेराइड होता है, एक डाइसेकेराइड होता है और एक पॉलीसेकेराइड होता है। ये जो सेकेराइड वाला पार्ट है ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं? भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं? संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, भावनाओं को व्यक्त करना, मानसिक तनाव कम करना, उपर्युक्त सभी। तो हम जानते हैं कि भोजन के जो मनोवैज्ञानिक कार्य हैं, भोजन केवल शारीरिक व सामाजिक कार्य अदा नहीं करता है बल्कि ये मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। जैसे अगर भले भोजन उतना पौष्टिक ना हो लेकिन खुशी खुशी प्यार से अगर कोई खिलाता है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और वो शरीर में लगता भी है। पोषक तत्वों से युक्त भोजन भी हमें उतनी तृप्ति नहीं देता जितना कि प्यार से परोसा सरल एवं साधारण आहार हमें संतुष्ट करता है, मजबूत बनाता है। तो भोजन में कई चीज़ें होनी चाहिए, संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होनी चाहिए, भावनाओं को भी व्यक्त करना चाहिए और मानसिक तनाव भी कम करें। तो हमारे लिए तीनों ऑप्शन सही होना चाहिए भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत। तो अर्थात हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, उपर्युक्त सभी, ये सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। मानव शरीर में लगभग कितना जल होता है? मानव शरीर में लगभग कितना जल होता है? अप्रॉक्सीमेट हाउ मच वाटर इज इन द ह्यूमन बॉडी? 30%, 80%, 60%, 85%। तो मानव शरीर में जो टोटल जल होता है ये शरीर के वजन का लगभग 60% होता है। कितना होता है? 60%। अब कुछ अंग ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा वाटर होता है, कुछ अंग ऐसे हैं जहाँ कम वाटर होता है। जैसे अगर हम किडनी की बात करें, किडनी, तो किडनी में 80 से 85% जल होता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट में लगभग 75 से 80% होता है। फेफड़े की बात करें तो फेफड़े में लगभग 70 से 80% होता है। और जो मसल्स मांसपेशियाँ होती हैं उसमें 70 से 75% होता है। लेकिन फिर भी अगर हम वजन की बात करें तो हमारे शरीर के वजन का लगभग 60% जल होता है। मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है, अर्थात हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 60%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। भोजन हमारे शरीर को प्रदान करता है। भोजन हमारे शरीर को प्रदान करता है। तो हम जानते हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसमें जिंदा रहने, सक्रिय रहने, चलने फिरने, काम करने में, रोगों से लड़ने में और शरीर की वृद्धि में, सब चीज़ों के लिए भोजन जरूरी होता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपर्युक्त सभी, चौथा ऑप्शन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38। विटामिन के सहायता करता है रक्त के जमने में, रक्त के घुलने में, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि विटामिन के रक्त के थक्के के निर्माण में सहयोग करता है। किसमें? रक्त के थक्के के निर्माण में। मतलब अगर हमें कभी कुछ लग जाता है, कोई घाव हो जाता है शरीर में, तो जो रक्त बहने लगता है उसको क्या करता है? जमा देता है, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। अब दूसरी चीज़ रक्त के घुलने में, जैसे जब रक्त को जमा दिया, रक्त का बहना रुक गया, लेकिन जब घाव सही हो जाता है तो जो रक्त का थक्का जमा है, जो गांठ बना है, उसको घोलने में भी ये सहायता करता है। अगर घोलेगा नहीं तो गांठ बना रहेगा, फिर हमें समस्या हो सकती है। इसलिए रक्त के जमने में और रक्त के घुलने में, दोनों में विटामिन के सहायता करता है, अर्थात हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्त के घोलने में और जमने में, दोनों में। रोगी के आहार में ग्रहण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? प्रश्न संख्या 39 कहता है रोगी के आहार में ग्रहण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द इंटेक इन द पेशेंट्स डाइट? पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, उपर्युक्त सभी।
तो हम जानते हैं अगर कोई रोगी हो उसे हम भोजन ले जाकर दें तो उसके लिए पर्यावरणीय घटक भी प्रभावित करेगा। पर्यावरण हमारा स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, सांस्कृतिक घटक भी सही होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक स्तर से भी सही होना चाहिए, अर्थात हम उसे एक अच्छे हाव भाव हंसी खुशी के साथ भोजन करवाएं। तो ये सभी पॉइंट होना जरूरी है। तो अर्थात इसमें उपर्युक्त सभी सही होंगे, हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खमीर एक समृद्ध स्रोत है। जो खमीर होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं यीस्ट, ये किसका स्रोत है? विटामिन सी का, बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन डी का या विटामिन ए का? तो हम आपको बता दें कि खमीर एक कवक है। क्या है? कवक। ये फूल विहीन पौधा है, फूल विहीन पौधा है। इसमें न पत्ता होता है, न तना होता है, न जड़ होता है। इसकी लगभग 1500 जातियाँ उपलब्ध हैं। इसका उपयोग हम लोग जैसे पिज्ज़ा, पाव, जलेबी, नान ब्रेड इत्यादि के उपयोग में करते हैं। अर्थात आटे को फुलाने के लिए इसका उपयोग होता है। बेकरी वाले ज़्यादातर इसका यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, खमीर हम लोग खुद बना सकते हैं, यीस्ट खुद बना सकते हैं। आप आटा या मैदा और पानी, मैदा प्लस पानी, इसको एक डिब्बे में भर के रख दीजिए। पूरी रात भर रखा रहे तो अपने आप इसमें खमीर उत्पन्न हो जाएगा और मैदा फूल जाएगा। जैसे जलेबी वाले यही करते हैं। लेकिन खमीर जो होता है, जो यीस्ट होता है, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये विशेष रूप से पाया जाता है। अर्थात हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो खमीर में क्या पाया जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुरब्बा और कैंडी बनाए जाते हैं। मुरब्बा और कैंडी बनाए जाते हैं सेब, कच्चा आम से, अदरक से, पेठा से, उपर्युक्त सभी से। तो मुरब्बा और कैंडी लगभग सभी से बनाए जाते हैं। सेब, कच्चे आम वाले देखिए भी कैंडी आते हैं, मुरब्बा आता है, अदरक का भी आता है, पेठा का भी आता है, उपयुक्त सभी से। तो हमारे इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन, कैल्सिफेरॉल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। अर्थात हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो स्रोत होता है हम आपको बता दें, ये तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी और सोयाबीन से प्राप्त होता है और इसकी कमी से जननांग एवं पेशियां कमजोर हो जाती हैं, जनन क्षमता का ह्रास होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से किस विटामिन की पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन है? बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका विटामिन ए। इस विटामिन की पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन वसा में घुलनशील विटामिन है, जैसे विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है। इसके बाद विटामिन ए वाले खाद्य पदार्थ जैसे पपीता, गाजर आदि में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये शकरकंद, चुकंदर, खरबूजा इन सब में भी पाया जाता है। तो विटामिन ए की जो पूर्वावस्था होती है उसे बीटा कैरोटीन कहते हैं, अर्थात हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से दंत क्षय होता है? किस खनिज की कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम। तो हम जानते हैं कि जो दंत क्षय होता है ये पोटेशियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से, अर्थात हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, उपर्युक्त सभी। तो हम जानते हैं कि ऊर्जा प्रदान करने वालों में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके बाद प्रोटीन होता है और इसके बाद वसा होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। लेकिन ऑप्शन में इसमें कार्बोहाइड्रेट है बस, प्रोटीन वसा नहीं। तो अर्थात कार्बोहाइड्रेट ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 2011, 12, 13, 14। तो हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है जिसे हम लोग संक्षेप में NHM कहते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन,
ये भारत सरकार द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2013 में। ये गांव में अर्थात ग्रामीण में 2005 से शुरू किया गया, लेकिन शहरी में 2013 से स्टार्ट हुआ। शहरों में कब से स्टार्ट हुआ? 2013 से। इसलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो शुरुआत हुआ पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा, वो कब से माना जाता है? 2013 से, अर्थात हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2013। इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और तपेदिक जैसी प्रमुख बीमारियों तथा वेक्टर जनित बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, काला आजार, कुष्ठ रोग से संबंधित मुफ्त सेवाएं भी दी जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? 10 अप्रैल 2002, 10 मई 2004, 12 मई 2006, 12 अप्रैल 2005। तो हम जानते हैं कि जो जननी सुरक्षा योजना है ये 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया। कब? 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया, अर्थात हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 अप्रैल 2005। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपये और जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये का प्रावधान किया गया है। और यदि कोई आशा चुनी गई हैं, ये अस्पताल में प्रसव के लिए प्रेरित करती हैं, तो उनको प्रोत्साहन के रूप में 600 रुपये गाँव में दिया जाता है और शहर में 300 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। तो कब से स्टार्ट हुआ था? 12 अप्रैल 2005 से, अर्थात हमारा इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 12 अप्रैल 2005। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। ICDS कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ हुआ? 1960, 1975, 1980, 1985। तो हम जानते हैं कि जो ये ICDS कार्यक्रम है इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत बाल विकास योजना। ये 1975 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 1975 में, जिसका उद्देश्य है कुपोषण, स्वास्थ्य और बच्चों, गर्भवती या युवाओं को भी विकास आवश्यकताओं को संबोधित करना। तो कब लॉन्च हुआ था? 1975 में, अर्थात हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1975। इसके बाद है प्रश्न संख्या 49। हरी पत्तेदार और पीली सब्जियां किसका उत्तम स्रोत होती हैं? हरी पत्तेदार और पीली सब्जियां किसका उत्तम स्रोत होती हैं? विटामिन के, ए, सी और डी। तो हम जानते हैं कि जो हरी पत्तेदार पीली सब्जियां होती हैं ये विटामिन ए का उत्तम स्रोत होती हैं, अर्थात हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, डी, के, ई। तो हम जानते हैं कि जो रिकेट्स रोग होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, अर्थात हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 51 है, आरडीए बनाई गई है। आरडीए बनाई गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, वयस्कों के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। दोस्तों जिन्होंने ये पेपर भेजा है वो ऑप्शन बी लगाया है, बट ये रॉन्ग आंसर है। रॉन्ग आंसर है क्योंकि बच्चों के लिए ही नहीं आरडीए बनाई गई है, वयस्कों के लिए भी, गर्भवती महिलाओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो ऐसा क्यों, चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आरडीए का पूरा नाम क्या होता है। इधर लिखा हुआ है इंग्लिश में, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। क्या हो गया? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जिसका पूरा नाम हिंदी में होता है अनुशासित आहार भत्ता। अनुशासित आहार भत्ता, ठीक है। एडल्ट, चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन, ऑल ऑफ दीज एबव, यानी ये सभी के लिए है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। देखिए ये क्या हुआ था कि 1943 के बाद इसको लागू किया गया कि आरडीए, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको लागू किया गया, क्योंकि आरडीए जो होता है ये एक अनुशासित आहार भत्ता होता है। क्या होता है? अनुशासित आहार भत्ता या संतुलित आहार भत्ता आप कह सकते हैं, है ना। इसमें व्यक्ति के या बच्चे की या फिर किसी भी गर्भवती महिला के
वह उपयुक्त मात्रा, आहार का वो उपयुक्त मात्रा दिया जाता है जिससे उसका विकास हो सके। तो ये सभी के लिए ज़रूरी है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 है, मरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा, बट ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने। मरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, ऊर्जा, आयरन या ऊर्जा प्लस प्रोटीन? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ये मरास्मस रोग है क्या, इसके विषय में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मरास्मस रोग ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज कुपोषण का शिकार हो जाता है। किसका? कुपोषण का। वैसे तो ये किसी भी आयु के वर्ग के लोगों को हो सकता है, प्रभावित हो सकते हैं इससे, लेकिन बच्चों में मरास्मस रोग अधिक देखने को मिलता है। श्वसन नली में इन्फेक्शन व मानसिक रूप से विकास न होने के कारण कुछ लक्षण है ना। इसमें पोषक तत्वों की कमी के कारण ये होता है। अगर उनको पोषक तत्व भरपूर मात्रा में दे दिया जाए तो वो सही भी हो सकता है। तो पोषक तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है? मरास्मस रोग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है, सोडियम सीमित आहार देने की राय किस रोगी को दी जाती है? सोडियम सीमित आहार देने की राय किस रोगी को दी जाती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन, बुखार, अतिसार। तो देखिए, हाइपरटेंशन का मतलब होता है अति तनाव और अतिसार का मतलब होता है डायरिया। ओके, तो दोस्तों देखते हैं हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सोडियम सीमित आहार देने की राय किस रोगी को दी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब जैसा कि हमने बताया कि अति तनाव होता है। क्या हिंदी रूप होता है इसका? अति तनाव। ऐसी स्थिति जिसमें खून धमनी की दीवारों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर जो होता है सामान्य होता है 140 से 90, 40 से 90 है ना, 140 से 90। ये रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है। अगर ये इससे ऊपर चला गया तो घातक माना जाता है। हो सकता है कि इनका रक्त तनाव अधिक हो गया हो, रक्तचाप अधिक हो गया हो, है ना। तो ये हाइपरटेंशन जो है, अति तनाव, जब ग्रसित व्यक्ति को सोडियम सीमित आहार देने की राय दी जाती है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसका हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें टोटल 1000 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 1000 क्वेश्चन होंगे। ये सभी बिल्कुल निचोड़ होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। तो 1000 वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनमें से हमेशा आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेकेंड ईयर का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और थर्ड ईयर का भी जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक एक पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं बट सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो ये सभी कोर्स हम बिल्कुल बेहतर तरीके से चला रहे हैं और फूड न्यूट्रिशन का स्पेशल हम 1000 क्वेश्चनों का सीरीज कराने वाले हैं। तो फटाफट अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अगर आप हमें थैंक्स बटन पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए, और उनका PDF भी आप डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से, सभी वीडियो का जो हम कोर्स कराएंगे फ्री में PDF देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 54, रक्त ग्लूकोज के स्तर का नियंत्रण इस हार्मोन द्वारा होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंसुलिन, ग्लूकागन, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो भाई साहब ने सही आंसर दिया है, ए और बी दोनों। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से 2 हार्मोन द्वारा होता है। पहला इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, WHO के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की मानक दर है। तो WHO का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 ऑप्शन है, 0.1 से
1 ppm, 2 3 ppm, 3 से 4 ppm या 2.5 से 5 ppm। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.5 से 1 ppm। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.5 से 1 ppm से अधिक फ्लोराइड की मानक दर नहीं होना चाहिए पीने के पानी में। अगर इससे अधिक होता है तो व्यक्ति को फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। कैसे? फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में होता क्या है कि सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति के दांत खराब होते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं। तो इसलिए इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो WHO के अनुसार जो इसका मानक रखा गया है वो 0.5 से 1 ppm तक रखा गया है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से वो रोग जो पानी से फैलता है। ऑप्शन 4 है आपके सामने, पीलिया, हेपेटाइटिस ए, अतिसार, उपयुक्त सभी। तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पीलिया, हेपेटाइटिस ए, अतिसार। वैसे तो और भी बहुत सारे रोग हैं, जैसे पेचिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, है ना, ट्रोकोमा हो गया। तो ये सभी रोग जो हैं एक दूषित पानी से फैलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 57, घेंघा किसकी कमी से होता है? घेंघा एक रोग है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में ग्वाइटर बोला जाता है। तो बताना है कि घेंघा किसकी कमी से होता है। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कक्षा 7-8 में। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आयरन, आयोडीन, जिंक, प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि थायराइड ग्रंथ में सूजन आ जाती है व्यक्ति की, थायराइड ग्रंथ में सूजन आ जाती है। ज़्यादातर उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है जहाँ पर पानी में आयोडीन की मात्रा कम होती है। ओके, तो उन क्षेत्रों में ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैक्टोज, सी। ओके, कितना पाया जाता है? 5.26 ग्राम लैक्टोज पाया जाता है माँ के दूध में। ओके, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 है, वसा के पाचन को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कम क्लियर इसलिए आ रहा होगा, छात्रों ने इसको भेजा है तो वो थोड़ा कम क्लियर फ़ोटो इसका खींच पाए हैं, तो इसलिए PDF बनाने में ये हल्का हो गया। तो कोई बात नहीं, इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बिल्कुल बेहतर तरीके से कंटेंट हम लोग PDF बना करके टाइपिंग करके आपको देंगे। फिलहाल इसमें आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए, अपना पेपर देख लीजिए, मिलान कर लीजिए कि हमारे कितने आंसर सही हो सकते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन है कि वसा के पाचन को बढ़ावा देता है। 4 ऑप्शन है, जूस, पितरस जिसे बोला जाता है, लार, इंसुलिन, उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल जूस। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसे पितरस भी बोला जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, WBC का जीवन काल लगभग होता है। WBC का जीवन काल लगभग होता है। 4 ऑप्शन है, 12 से 20 दिन, 40 से 50 दिन, 45 से 50 दिन या 120 दिन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 12 से 20 दिन। कहीं कहीं आपको दिखेगा 13 से 20 दिन। कितना? 13 से 20 दिन, तो वो भी करेक्ट ऑप्शन ही होगा। और 12 से 20 दिन वो भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 1 दिन का अंतर है। तो WBC होता क्या है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, यानी वाइट ब्लड सेल का अर्थ होता है कि श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, क्या? श्वेत रक्त कोशिका। इसका एक और नाम है जिसको ल्यूकोसाइड बोला जाता है। ल्यूकोसाइड, क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइड। तो इसका दूसरा नाम जो है ल्यूकोसाइड होता है। तो WBC का जीवन काल कितना होता है? 12 से
20 दिन। याद रखें, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि WBC की संख्या कितनी होती है तो ये होती है 4500 से 10,000 तक। कितना? 4500 से 10,000 तक। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 61 श्वेत रक्त कणिकाएं, बीच में खाली स्थान दिया हुआ है, के नाम से भी जानी जाती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला है ल्यूकोसाइट, दूसरा है रक्त समूह, तीसरा है थ्रोम्बियन और चौथा है थ्रोम्बोसाइट। तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी हमने जस्ट बताया, ये क्वेश्चन पूछ ही लिए गए। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं तो उसको हमने बताने का प्रयास किया है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, या अगर आप इसमें पास नहीं हुए हैं, या जो छात्र अभी पेपर नहीं दिए हैं, तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आपको नॉलेज हो जाएंगी और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको बेहतर तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? WBC। ओके, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं को एक और नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हमने बताया, क्या? ल्यूकोसाइट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसका जीवन काल कितना होता है तो 12 से 20 दिन होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि इसकी संख्या कितनी होती है तो ये 4500 से 10,000 के बीच होती है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 62 है, कब्ज से पीड़ित मरीजों को निम्न के साथ आहार लेने की सलाह दी जाती है। 4 ऑप्शन है, उच्च मसाले, उच्च फाइबर, केवल जल, उच्च नमक। करेक्ट ऑप्शन हो जाता है उच्च फाइबर। उच्च फाइबर का अर्थ होता है रेशेदार युक्त फल हो या सब्जी हो, है ना। तो रेशेदार युक्त की सलाह ज़्यादा दी जाती है कब्ज से पीड़ित मरीजों को। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और वैसे तो जल भी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उच्च फाइबर। इसमें केवल जल दिया हुआ है, अगर अधिक जल दिया होता तो वो भी सही ऑप्शन हो सकता था, बट इसमें केवल जल दिया है तो ये राइट ऑप्शन होगा नहीं। नमक तो है नहीं सही, उच्च मसाला भी सही नहीं है क्योंकि कब्ज अधिक उच्च मसाला खाने से ही बनता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उच्च फाइबर। याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन हमारा 63 नंबर, हीम आयरन किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है। हीम आयरन किस में पाया जाता है? पशु मांस, नट्स, वनस्पत भोजन या अनाज। 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पशु मांस। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भोजन 2 प्रकार का होते हैं, पहला होता है हीम आयरन और दूसरा होता है गैर हीम आयरन। यानी दो टाइप के भोजन होते हैं हमारे यहाँ, एक होता है हीम आयरन और दूसरा होता है गैर हीम आयरन। तो हीम आयरन के अंतर्गत जैसे लोहा, मांस, मछली, मुर्गी। लोहा यानी जिसमें आयरन पाया जाता है ना, तो वो आते हैं सभी। तो हीम आयरन इसमें पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पशु मांस। तो ए आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 64 नंबर, मानव शरीर में कैल्शियम चयापचय किस पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर में कैल्शियम चयापचय किस पर निर्भर करता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर है, हम जो भी कुछ खाते पीते हैं और जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चों ने भोजन लगाया होगा, तो भोजन ये भी लगा दिए हैं, बट भोजन आंसर सही नहीं है भाई। कैसे? समझिए कि हम जो भी कुछ खाते पीते हैं जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, भोजन, पोषण, पोषक तत्व, डाइट या आहार। डाइट का हिंदी रूप है आहार। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डाइट। तो अब इसको समझिए, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए समानता, हम पूरे दिन में जो भी कुछ खाते पीते हैं, जो भी कुछ खाते पीते हैं उसे आहार या डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार या डाइट कहते हैं।
हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं, और उसी चीज़ों को हम खाते पीते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर होती है 4 कैलोरी, 5 कैलोरी, किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी या 9 किलो कैलोरी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4.0 किलो कैलोरी। ओके, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर होती है कितना, 4.0 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में प्रति 4 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा होती है, चाहे वो प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो, जबकि वसा में वही 9 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा होती है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, त्वचा व आँखों को सुरक्षित रखता है। त्वचा व आँखों को सुरक्षित रखता है। तो 4 ऑप्शन है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। तो इनका भाई साहब का गलत आंसर था। तो विटामिन के जो है त्वचा व आँखों को सुरक्षित रखता है। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि आँख के ऊपर पलक पर काले घेरे बन जाते हैं ना, तो इनसे बचने के लिए विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विटामिन के जो होता है वो शरीर की त्वचा को और आँखों को बिल्कुल सुरक्षित रखता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 68, रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है, साधारण आहार, कोमल आहार, तरल आहार या उपरात्मक आहार। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साधारण आहार, या इसे एक और भाषा में हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार, है ना, या साधारण आहार कहें या संतुलित आहार। संतुलित आहार होता क्या है कि ये एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, ये सब एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है, जो रोगी को स्वस्थ होने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर है 69, भोज्य पदार्थों के कार्बनिक पदार्थ जलकर क्या उत्पन्न करते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऊर्जा, वसा, प्रोटीन, जल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भोज्य पदार्थों के कार्बनिक पदार्थ जलकर क्या उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा। जैसा कि हमने देखा कि जैसे प्रत्येक एक खेत में हमेशा खेती होती है, तो धीरे धीरे खेत की क्या होती है, क्षमता घट जाती है। तो इसलिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें गोबर वगैरह डालते हैं ना। तो जो भोज्य पदार्थ निकलता है उसमें कार्बनिक यौगिक निकलता है, तो उनको खेत में डाल करके फिर से उपजाऊ बनाते हैं। तो यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, 3, 1, 2, 9। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। 3 कार्य कौन से है, पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है शारीरिक वृद्धि, तीसरा है जैविक कार्यों में। तो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि इसमें आपका नुकसान कुछ भी नहीं है। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके ये वीडियो हमने बनाया है। उनको फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने पेपर से मिलान कर ले कि हम अपने एग्ज़ाम में कितना करेक्ट करके आए हैं। ओके, और उन लोगों को भी भेजिए आप इस वीडियो को जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, ताकि वो भी पढ़ करके जाए और अच्छा एग्ज़ाम में प्रदर्शन कर पाएँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर भी किया होगा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 जो है बिल्कुल सिंपल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दालें, सब्जियां, हरी सब्जियां, घी।
राइट ऑप्शन हो जाएगा हरी सब्जियां। तो प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल। आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 72। फलों के रस में अधिकतम पाई जाने वाली शर्करा है? माल्टोज, सुक्रोज, मैनोज या फ्रक्टोज। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, फ्रक्टोज। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? फ्रक्टोज। फलों के रस में अधिकतम पाई जाने वाली शर्करा है फ्रक्टोज। ठीक है, देखिए फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों फल में पाए जाते हैं, बट इनका जो मात्रा होता है, क्वांटिटी होता है, अलग अलग होता है। लेकिन अधिकांश फलों में आपको देखने को मिलेगा जो इनकी क्वांटिटी होती है, जो इनकी मात्रा होती है, लगभग आधा आधा होती है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। भैया मेरे पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है? एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे वो आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो। देखिए भाई, इसमें है क्या कि आपका नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन में मार्क करके आना है। अगर आपका गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाता तो ठीक है ना? तो सारे के सारे क्वेश्चन में टिक करके आना है, चाहे वो आपको आता हो या ना आता हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, लौह की कमी के परिणाम है? लौह की कमी के परिणाम है रक्त अल्पता, रतौंधी, सूजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी शरीर में लोहे की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो उसका परिणाम क्या होता है? रक्त अल्पता, यानी रक्त में कमी आ जाती है। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और रक्त की कमी के लक्षण होता क्या है कि शरीर पीला पड़ जाता है, चेहरा वगैरह पीला पड़ जाता है ना, लोहे की कमी से, आयरन की कमी से। पालक वगैरह खाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? रक्त अल्पता। ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 74। अमीबा से कौन सा रोग होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पेचिस, टाइफाइड, हैजा, अतिसार। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेचिस। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अमीबा है क्या, इसको हम समझते हैं। ठीक है, अमीबा जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में एक वंश है। किसका वंश है? प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ के अधिकांश प्रजातियां जो हैं नदियों, तालाबों, झीलों, पोखरों, पानी आदि के गड्ढों में पाई जाती हैं। तो उसी का एक वंश है अमीबा। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 75। माँ के दूध के फायदे में शामिल है? माँ के दूध के फायदों में शामिल है। चार ऑप्शन है। पाचन श्रेष्ठता, प्रतिरक्षा संबंधी लाभ, पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम ध्यान से अगर पढ़ लें तो ऑटोमेटिक वो करेक्ट ऑप्शन हमको पता चल जाता है। जैसा कि माँ के दूध के फायदों में शामिल है पाचन श्रेष्ठता, प्रतिरक्षा संबंधी लाभ यानी सभी रोगों से लड़ने की क्षमता, पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग यानी सभी प्रकार के प्रोटीनों का उपयोग, यानी ये करेक्ट ऑप्शन तीनों है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि बच्चे के जन्म से 1 घंटे बाद से लेकर के 6 महीने तक डॉक्टर जो हैं माँ के दूध पीने की सलाह देते हैं ना। तो उसमें बहुत सारे जैसे पाचन श्रेष्ठता और रोगों से लड़ने की क्षमता और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग उसमें शामिल रहता है, तो इसलिए डॉक्टर उसकी सलाह देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 76 है, 6 महीने की उम्र तक के नवजात और शिशुओं के लिए आदर्श पहला भोज्य पदार्थ है? लौह युक्त फार्मूला, स्तन का दूध, चावल, सोया दूध। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्तन का दूध। इजी क्वेश्चन है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि 6 महीने की उम्र तक, यानी बच्चा जब जन्म लेता है उसके 1 घंटे बाद से 6 महीने की उम्र तक के बच्चे को माँ का दूध पिलाना अनिवार्य है। उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, ये डॉक्टर भी सलाह देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्तन का दूध। बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से वह रोग जो पानी से नहीं फैलता। चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
पीलिया, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, अतिसार। अतिसार होता है डायरिया। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भैया मलेरिया फैलता कैसे है? तो मलेरिया मादा मच्छर काटने से फैलता है। कैसा? मादा मच्छर। नर मच्छर कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचाता। ये मादा मच्छर जो हैं, ये जितने भी रोग होते हैं मच्छर के काटने से, सभी मादा मच्छर काटने से होते हैं। तो मादा मच्छर बहुत ही खतरनाक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसके चक्कर में कभी मत पड़ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, नाइट्रोजन किसका एक आवश्यक घटक है? 4 ऑप्शन है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। नाइट्रोजन किसका एक आवश्यक घटक है? प्रोटीन। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि नाइट्रोजन प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक है। आप कह सकते हैं कि इसके बिना प्रोटीन नहीं रह सकता या नाइट्रोजन नहीं रह सकता। होता क्या है कि प्रोटीन का आणविक यौगिक जो होता है मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर के बना होता है। ओके, हालांकि इसमें फास्फोरस और गंधक भी पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79 यानी 79, दस्त ग्रसित रोगी को कदाप नहीं लेना चाहिए। दस्त मतलब होता है उल्टी, यानी उल्टी से जो ग्रसित रोगी है उसको क्या नहीं लेना चाहिए, जिसको ज़्यादा दस्त आ रही है, उल्टी आ रही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रेशेदार आहार, ठोस आहार, या प्रोटीन जन आहार, या तरल आहार। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, तरल आहार। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिसको ज़्यादा उल्टी आ रही है, दस्त जिसको ज़्यादा आ रही है, उसको तरल यानी पानी वाला पदार्थ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं फिर उल्टी हो जाएगा। तो उसको कैसा पदार्थ लेना चाहिए? रेशेदार आहार, है ना, रेशेदार आहार लेना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाता कि दस्त ग्रसित रोगी को कैसा आहार लेना चाहिए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता रेशेदार आहार। नहीं लेना चाहिए तरल आहार। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 80 है, इंसुलिन है। तो दोस्तों हम बता दें कि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले जो पर्यावरण का पेपर होता था आपका, उसमें ये बहुत बार पूछा गया है। पर्यावरण की सीरीज हमने पूरा करा दिया है, आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये इसको हमने कई बार बताया है। इंसुलिन है एंजाइम, हार्मोन, रंग, कार्बोहाइड्रेट का उत्पाद। 4 ऑप्शन है आपके सामने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, हार्मोन। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 है, याददाश्त और त्वचा के लिए अच्छा माना जाने वाला विटामिन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो याददाश्त और त्वचा के लिए अच्छा माने जाने वाला विटामिन है विटामिन डी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर है 82, वर्ष 2014 में शुरू मिशन इंद्रधनुष को कितने टीके द्वारा बच्चों के बचाव योग्य बीमारियों हेतु लक्षित किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4, 7, 14, 17। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7। तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका क्या है, हम आपको इजी तरीके से बताते हैं। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन चुका है, कंपटीशन में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। तो 2014 में जो मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था, वो बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हुई थी इससे। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इसलिए 7 प्रकार के टीके लगते हैं। पहला हो गया BCG, दूसरा OPV, तीसरा है पेंटावेलेंट, चौथा है रोटावैक्सीन, पाँचवा है IVP मीजल्स, और छठवां है विटामिन ए, और सातवां है DPT बूस्टर। तो इस प्रकार से टोटल 7 इंजेक्शन या 7 टीका लगता था बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति इसकी सूचक है। 4 ऑप्शन है, आयु के अनुरूप भार, ऊंचाई के अनुरूप भार, आयु के अनुरूप ऊंचाई, उपयुक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगर बच्चा स्वस्थ है और सही है तो उसकी जो आयु होती है उसके अनुसार उसका भार होना चाहिए, उसकी लंबाई के अनुसार उसका भार होना चाहिए, है ना। उसकी
ऊंचाई के अनुसार उसका यानी जैसा उम्र हो उसकी वैसी लंबाई होना चाहिए। या नहीं हो गया 50 साल का, हो गया 30 साल का, है अभी भटकरा भर का, तो इसका नहीं, मतलब पोषित बच्चा यानी स्वस्थ बच्चा जो बिल्कुल निरोगी है, तो उसकी ऊंचाई जो होती है, लंबाई होती है या मोटाई होती है ना, उम्र के साथ सारी चीज़ें एक समान रूप से होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। चंद्रमुख निम्नलिखित में से किस रोग का लक्षण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन है, क्वासियोरकर, मरास्मस, वेरी रक्त अल्पता। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वासियोरकर। चंद्रमुख ये एक रोग है, ये रोग ज़्यादातर बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होता क्या है कि बच्चे जो छोटे होते हैं, लगभग 6 से लेकर के 10 साल तक बच्चे जो होते हैं, उनका मुंह गुब्बारा जैसा फूल आएगा, है ना, लाल पड़ जाएगा। और उनका मुंह जब गुब्बारा जैसा फूल आता है तो गोल हो जाता है, तो चंद्रमा के आकार का हो जाता है। तो इस रोग का नाम रख दिया गया है चंद्रमुख। क्या रखा गया है? चंद्रमुख। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 1000 दिनों की पोषण की अवधारणा किस अवधि में पोषण संबंधी आवश्यकताओं को संदर्भित करती हैं? 4 ऑप्शन है, बच्चे के जन्म के बाद वृद्धि और विकास के 1000 दिन। ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं की गर्भावस्था से शुरू से लेकर और बच्चे के दूसरे जन्मदिन के मध्य। ऑप्शन नंबर सी है, 2 बच्चों के जन्म के बीच अवधि। और ऑप्शन नंबर डी है, स्तनपान कराने के बाद 1000 दिन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्तनपान कराने के बाद 1000 दिन, है ना। तो 1000 दिनों की पोषण की जो अवधारणा है वो स्तनपान कराने के बाद 1000 दिन तक की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को संदर्भित करती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 86। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी प्रोटीन मिल रहा है, अगर वो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको अतिरिक्त कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 25 ग्राम, 45 ग्राम, 50 ग्राम या 65 ग्राम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 यानी 50 ग्राम। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 50 ग्राम। ओके, तो सी आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर है 87। विटामिन कौन से पोषक तत्व होते हैं? बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अकार्बनिक, कार्बनिक, रासायनिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो विटामिन होते हैं वो एक कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। कैसे? कार्बनिक। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन कैसे पोषक तत्व होते हैं? ऑर्गेनिक। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 88। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत नहीं है? ध्यान देना, विटामिन सी का स्रोत पूछा है, स्रोत कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन है, नींबू, टमाटर, चावल, संतरा। करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो देखिए, विटामिन सी का स्रोत नहीं है। विटामिन सी का स्रोत याद करने का एक तरीका हम आपको बताएं। देखिए, जितने भी खट्टे फल हैं, जिनके अंदर खट्टापन होता है, वो सभी विटामिन का स्रोत हैं। जैसा नींबू हो गया, टमाटर हो गया, संतरा, ये सभी खट्टे होते हैं। तो इसमें विटामिन सी का स्रोत है। नहीं है पूछा गया तो चावल। ओके, इसके अलावा जैसे अमरूद हो गया, केला हो गया, बेर हो गया, कटहल, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, चुकंदर, यानी वगैरह वगैरह बहुत सारे जितने भी हैं, सब में विटामिन सी पाया जाता है। चावल में विटामिन सी नहीं पाया जाता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 89। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? जो दाल हम लोग खाते हैं, अरहर की, मटर की, चना का, तो दालें किसका अच्छा स्रोत हैं ये बताना है। 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन, प्रोटीन एवं वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन एवं वसा। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 है। परिभाषा के अनुसार
किसी पदार्थ को भोजन कहा जा सकता है यदि वह हमारे शरीर में पच सके, अवशोषित हो सके, पोषण दे, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, किसी पदार्थ को हम भोजन तभी कहेंगे जो हमारे शरीर में खाने के बाद पच सके, अवशोषित हो सके, वो हमारे शरीर को पोषण दे सके, तो उसे क्या कहेंगे? खाना या भोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 91। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है। 4 ऑप्शन है, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, पिराडॉक्सिन। तो इसको हमने पहले पिछले क्लासों में भी पढ़ा है, हाई स्कूल, इंटर विज्ञान में पढ़ा है ना। तो इजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, थायमिन। तो बी, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? थायमिन। थायमिन किसका नाम है? विटामिन बी का नाम है। क्या? B1 का नाम क्या है? थायमिन। ठीक है, याद रखेंगे। बेरी बेरी रोग आमतौर पर उनको होता है जो शराब की लत जिनको लग गई है, शराब ज़्यादा पीते हैं या फिर उनका खान पान सही नहीं होता है, तो उन्हें बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। अंकुरीकरण के लिए हम उपयोग में लाते हैं साबुत अनाज, पिसा अनाज, कूटा अनाज, उपयुक्त सभी। देखिए, अगर हमको कोई चीज़ अंकुरित करना है तो वो साबुत होना चाहिए। साबुत का मतलब पूरा का खड़ा खड़ा होना चाहिए। जैसे चना है तो उसमें किसी भी प्रकार का उसका कूटा पीसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चना मार्केट से लाओ, उसको भिगो दो, है ना, तो वो अंकुरित हो जाएगा 2-4 दिन में। उड़द लाओ, मूंग लाओ, मतलब कुछ भी लाओ, तो उसको कूटना पीसना नहीं है आपको, ना छिलका उतारना है, उसको सीधा वैसे भिगो दो तो अंकुरित हो जाएगा। जो खेत में बोया जाता है वो साबुत बोया जाता है। ठीक है, साबुत का मतलब पूरा पूरा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 93। नियासिन, जिसे B3 भी बोला जाता है, की कमी से क्या होता है? प्लाग्रा, न्यूरोपैई, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नियासिन B3 से कमी से होता है प्लाग्रा रोग। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके। इसमें क्या होता है कि सिर में दर्द होने लगता है, थकान महसूस होने लगती है, याददाश्त में कमी आ जाती है, वगैरह वगैरह प्रकार के शरीर में लक्षण देखने को आपको मिलेंगे। तो B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 94 है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं। आप पर्यावरण की सीरीज़ के हमारे सभी वीडियो देखेंगे ना, तो लगभग हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, बी और सी जो है जल में घुलनशील है। ओके। बाकी इन दोनों को छोड़कर जितने भी विटामिन हैं सब वसा में घुलनशील हैं। तो याद रखेंगे कि बी और सी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील है, बाकी इनको छोड़कर जितने भी हैं वसा में घुलनशील है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 95। लैरिज्म रोग किस दाल के अत्यधिक सेवन से होता है? तूर दाल, खेसरी दाल, चने की दाल, राजमा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा खेसरी दाल। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, लैरिज्म रोग जो होता है ये खेसरी दाल से होता है। इस दाल को एक और नाम से जाना जाता है, लतरी। लतरी नाम से भी जाना जाता है इस दाल को। दोस्तों, 1961 में सरकार ने इस दाल पर बैन लगा दी थी। अब कोई भी इस दाल का उत्पादन नहीं करता है। एक बार तो क्या हुआ था कि किसानों की खड़ी फसल को जला दिया गया था, और एक बार क्या हुआ था कि सभी किसानों जो उगाते थे इसको चोरी से, उनको जेल में डाल दिया गया। तब से ये दाल नहीं उगाई जाती है ना। इससे क्या होता था कि लैरिज्म नामक रोग हो जाता था। भले ही मार्केट में सस्ती मिलती थी, लेकिन इससे लैरिज्म नामक रोग हो जाता था। तो 1961 के बाद ये दाल की बिक्री बंद हो गई मार्केट में, बिल्कुल पूरी तरह से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खेसरी दाल। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 14 फरवरी, 16 फरवरी, 14 सितंबर, 16 अक्टूबर। तो दोस्तों, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, पूरा का पूरा गलत है, यानी ये क्वेश्चन ही गलत है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। याद कैसे करेंगे? साथ आपका रहेगा, साथ आपका रहेगा तो स्वास्थ्य हमारा सही रहेगा। तो 7 से 7 हो गया है ना, और आप से अप्रैल हो गया। तो याद रखिएगा कि साथ हमारा रहेगा तो स्वास्थ्य, साथ आपका रहेगा तो स्वास्थ्य हमारा सही रहेगा। यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, बट इसमें स्वास्थ्य दिवस दिया नहीं है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल है नहीं, तो यानी ये क्वेश्चन का पूरा गलत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 97। रक्त अल्पता का अर्थ है? तो रक्त प्लस अल्पता, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रक्त प्लस अल्पता यानी रक्त में कमी। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। रक्त में कैल्शियम की कमी, होमोग्लोबिन की कमी, वसा की कमी, जल की कमी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, होमोग्लोबिन की कमी। रक्त अल्पता का अर्थ होता है होमोग्लोबिन की कमी, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 98। तीव्र अतिसार में कितने कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 1000 कैलोरी, 1500 कैलोरी, 2000 कैलोरी या फिर 2200 कैलोरी। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2000 कैलोरी, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीव्र अतिसार का अर्थ होता है डायरिया, है ना। तो डायरिया में होता क्या है कि जैसे पेट में दर्द, ऐंठन, सूजन, और ये शरीर में पानी की कमी हो जाता है, बार बार उल्टी आता है ना, बार बार आपको लैट्रिन जाना पड़ता है, ये सारी बीमारियां होती हैं, ये सारी प्रकार की एक्टिविटी होती है शरीर में जब आपको डायरिया हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि 2000 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है उस रोगी को, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। सब्जियों का उपयोग मुख्यतः किसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है। खनिज लवण एवं विटामिन, वसा एवं प्रोटीन, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट या केवल वसा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खनिज लवण एवं विटामिन, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सब्जियों का उपयोग मुख्यतः खनिज लवण एवं विटामिन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 100। मोटापा, मोटापा किसके संचय से होता है? मोटापा किसके संचय से होता है? 4 ऑप्शन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वसा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो ये वसा होता है ये एक प्रकार का विकार है जो मनुष्य के शरीर को अस्वस्थ रखता है ना। यह समस्या अत्यधिक उन व्यक्तियों में होता है जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, या उनका घूमने टहलने का कोई एक्टिविटी होता नहीं है, तो उनको एक मोटापा आ जाता है, ये शरीर को अस्वस्थ रखता है। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोटापा वसा के संचय से होता है, याद रखिएगा। ओके, तो दोस्तों इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, और जैसा कि हमने बताया कि यही क्वेश्चन आपके हर वर्ष लगभग 50% क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं या उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने एक्स्ट्रा बताए हैं। इसका कोर्स हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, टोटल 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चलाने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फ़ायदा ही होगा। हर वीडियो का PDF हम आपको देते हैं टेलीग्राम चैनल पर, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा आपको, PDF फ्री में आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।